फ्रेंड्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम जीनोमिक्स इंस्टेबिलिटी और जीन डिसरेगुलेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जीनोमिक इंस्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जीन में जीनोम जो रहता है हमारा, उसमें कैसे वो इंस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, और कैसे उसमें म्यूटेशंस जो है इंड्यूस होंगी और कैंसर डेवलपमेंट होगा, वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स रहते हैं, है ना, जो कि हमारे डीएनए को नॉर्मल बनाने के लिए काम आते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन तो हो रहा है। ठीक है, सेल डिवीजन हो रहा है, तो सेल डिवीजन में जीनोम जो है कुछ ना कुछ डैमेज होता है, हमारा जीन्स जो है वो कुछ ना कुछ डैमेज होते हैं। ठीक है, तो उनको नॉर्मल बनाए रखने के लिए, नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, एबनॉर्मल ना हो वो, उसके लिए कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो उनको मेंटेन करते हैं। अगर उन फैक्टर्स में कोई डिफेक्ट आ जाएगा तो हमारा जो है डिफेक्टिव इनहेरिटेंस होगा उन जीन्स का, और वो कैंसर डेवलपमेंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला फैक्टर क्या है? डीएनए मिसमैच रिपेयर जीन। मिसमैच रिपेयर जीन तो ये क्या करता है? जैसे हम जानते हैं कि न्यूक्लियोटाइड पेयर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि जो नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, एडेनिन और टायरोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सब, है ना, इससे अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, है ना, इनके अलग अलग न्यूक्लियोसाइड में ज्वाइन होने से। ठीक है, तो हम जानते हैं कि कुछ जैसे ए न्यूक्लियोटाइड सिर्फ टी के साथ वो पेयर करता है, और जी वाला सी के साथ पेयर करता है। तो अगर गलत पेयरिंग हो जाएगी तो वो जो है जीनोम डैमेज हो जाएगा हमारा, है ना। तो जो डीएनए मिसमैच रिपेयर फैक्टर्स हैं वो वर्क ऑफ प्रूफ रीडिंग करते हैं। वो क्या काम करते हैं? प्रूफ रीडिंग का काम करते हैं। प्रूफ रीडिंग यानी कि वो ए और टी को वो मेक श्योर करते हैं कि ए और टी ही पेयर करें आपस में, और जी और सी ही पेयर करें। ऐसा ना हो कि ए सी के साथ कर ले या टी जी के साथ कर ले, इस टाइप का पेयरिंग ना हो, इसके लिए वो मेक श्योर करते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें डिफेक्ट आएगा ना तो माइक्रो सैटेलाइट की इंस्टेबिलिटी हो जाती है। माइक्रो सैटेलाइट क्या होता है? इट इज़ द टैंडम रिपीट्स ऑफ 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है? माइक्रो सैटेलाइट की फिक्स्ड लेंथ रहती है क्या? 1 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स की। लेकिन अगर ये डिफेक्टिव हो जाएगा तो इसकी लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो अभी इससे मोस्ट कॉमन क्या हमारा डिजीज़ डेवलप होता है, तो वो है हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलॉन कैंसर। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया HNPCC, हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलॉन कैंसर सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? तो हम इसको बोलते हैं लिंच सिंड्रोम। ठीक है, इसको हम लिंच सिंड्रोम भी बोलते हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है। ठीक है, देन प्रॉक्सिमल कोलॉन और सीकम में अराइज होता है, यानी कि ये कहाँ पर किस पार्ट को अफेक्ट करता है? तो ये प्रॉक्सिमल कोलन एंड सीकम को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये कब होता है? ये जब व्हेन वन एबनॉर्मल कॉपी ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन इज, कोई इंडिविजुअल एक एबनॉर्मल कॉपी ऑफ मिसमैच रिपेयर जीन के साथ पैदा होता है, तब उसमें ये मिलता है क्या? हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलॉन कैंसर। ठीक है, तो जर्मलाइन म्यूटेशन इन एटलीस्ट 4 डिफरेंट जीन कैन कॉज HNPCC। तो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जीन्स कौन से हैं? MSH2 और MLH1, MSH2 और MLH1। ठीक है, देन स्पोराडिक होगा अगर, तो डिफेक्ट यूजुअली फ्रॉम साइलेंसिंग ऑफ MLH1 जीन। ठीक है, देन हमारा सेकेंड फैक्टर क्या है? तो हमारा सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर फैक्टर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जैसे मान लो हमारा जो है ये, अगर हमारे स्किन के ऊपर यूवी लाइट पड़ती है, जैसे सन में कुछ यूवी तो फिल्टर हो जाती है ओजोन से, कुछ पार्ट ऑफ यूवी आती है अर्थ तक, है ना, अर्थ के सरफेस तक। तो अगर वो यूवी हमारे स्किन पे पड़ती है तो क्या होता है? क्रॉस लिंकिंग ऑफ पिरिमिडीन रेसिड्यूज। हम जानते हैं ना कि पिरिमिडीन्स और प्यूरिन्स दो टाइप के वो होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस। ठीक है, तो पिरिमिडिन रेसिड्यूज जो होते हैं इनका क्रॉस लिंकिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसको वो रिपेयर करता है। तो रिपेयर्ड बाय न्यूक्लियोटाइड इंडिविजुअल को क्या डिसीज हो जाएगा? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। जीरोडर्मा यानी कि क्या होता है? ड्राई स्किन। पिगमेंटोसम मतलब क्या होता है? उसमें पिगमेंटेशन होगा। ठीक है, तो इनहेरिटेड लॉस इन एनी ऑफ दीज जीन्स। कौन सी जीन्स? जो कि एक्सीजन रिपेयर फैक्टर्स को इनकोड करते हैं, वो जीन्स के लॉस से होता है क्या? जीरोडर्मा पिगमेंटोसम। ठीक है, तो इसमें हाई रिस्क ऑफ कैंसर होता है। तो कौन से कैंसर हो सकते हैं इसमें? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा।
ठीक है, और ये ऑटोसोमल रेसेसिव होता है। बस हमको इसके बारे में इतना ही जानना है, ठीक है। तो क्या डिसीज़ होता है, तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम किसके कारण होता है, तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर फैक्टर से। तो इसमें हमको मेनली क्या क्या याद रखना है, कौन सा फैक्टर क्या काम करा रहा है और उसके डिफेक्ट में से कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो मेन यही है हमारा। तो पहला हमने देखा डीएनए मिसमैच रिपेयर फैक्टर्स, जो कि वर्क ऑफ प्रूफ रीडिंग करते हैं कि ताकि सही पेयर्स का फॉर्मेशन हो, और ये अगर नहीं होगा तो एचएनपीसीसी सिंड्रोम होगा या फिर लिंच सिंड्रोम होगा। दूसरा हमने देखा न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर फैक्टर, ये हमने देखा कि यूवी पढ़ने से जो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है पिरिमिडिन में, ये उसको रिपेयर करता है, और उसके नहीं होने से हमारा जीरोडर्मा पिगमेंटोसम होता है, ठीक है। देन थर्ड हमारा क्या है, तो हमारा थर्ड है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर फैक्टर, ठीक है। तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर फैक्टर, तो ये क्या करता है कि कोवेलेंट डीएनए क्रॉस लिंकिंग को प्रिवेंट करता है। देखो, हमारा जो डीएनए क्रॉस लिंकिंग होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से होता है ना, दो डीएनए के जो वो रहते हैं, स्ट्रैंड्स रहते हैं, ठीक है। तो और हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स को रिपेयर करता है। तो क्या क्या चीज़ को रिपेयर करता है, एक तो करता है कोवेलेंट डीएनए क्रॉस लिंकिंग को, और एक करता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ब्रेक्स को, ठीक है। अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो इसमें 3-4 हमारे सिंड्रोम हो सकते हैं। तो पहला क्या है हमारा, पहला है हमारा ब्लूम सिंड्रोम, ठीक है। ये ऑटोसोमल रेसिव होता है, ठीक है। इसमें ये क्यों होता है, तो ये होता है ड्यू टू लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। हेलिकेज एंजाइम के फंक्शन का अगर लॉस होता है तो हमारा ब्लूम सिंड्रोम होता है। तो हेलिकेज एंजाइम किसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन पेयर, ठीक है। देन इससे इसमें जो है डेवलपमेंटल एनोमली और इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर मिलता है, ठीक है। इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर और डेवलपमेंटल एनोमली मिलता है। देन हमारा सेकंड क्या इसके डिफेक्ट से क्या हो सकता है, कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, उसको बोलते हैं हम एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया, एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया, ठीक है। तो ये भी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें डिफेक्ट इन एटीएम, एटीएम का मतलब क्या है, एटेक्सिया टेलेंजेक्टेशिया म्यूटेटेड, ठीक है। ये क्या करता है, एक काइनेसिस को एनकोड करता है विच एक्ट्स अपस्ट्रीम ऑफ P53। हमने P53 देखा था कि P53 जो था वो गार्जियन ऑफ द जीनोम बोलते हैं इसको, है ना। ये P53 क्या करता है, जो हमारा सेल डिवीजन है उसको कंट्रोल करता है कि कहीं गलत जीनोम के साथ सेल डिवीजन ना हो, ठीक है ना। तो P53 क्या था, हमारा ग्रोथ इनहिबिटर था, ठीक है ना। तो इसमें अगर डिफेक्ट होता है तो क्या क्या हमारा देखने को मिलेगा डिजीज़ में, तो वो हमको मिलेगा न्यूरो डिजेनरेशन, हाइपर सेंसिटिविटी टू रेडिएशन। न्यूरो डिजेनरेशन क्यों होता है, सॉरी, न्यूरो डिजेनरेशन कहाँ का होगा, तो सेरिबेलम का होगा, कहाँ का होगा, सेरिबेलम का होगा, ठीक है। और हाइपर सेंसिटिविटी ड्यू टू इनएबिलिटी टू रिपेयर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक्स, ठीक है। देन इसमें और क्या हमको देखने मिलेगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी होगा, प्रीडिस्पोजिशन टू कैंसर, कौन से कैंसर्स, ल्यूकेमिया एंड लिम्फोमा, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन रिपेयर फैक्टर के डिफेक्ट से नेक्स्ट हो सकता है फैनकोनी सिंड्रोम, ठीक है। ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव है, ठीक है। म्यूटेशन इन मोर देन 12 जीन्स एनकोडिंग प्रोटीन रिपेयरिंग डीएनए क्रॉस लिंक्स, ठीक है। तो इससे होता है फैनकोनी सिंड्रोम, मोर देन 12 जीन्स जो कि रिपेयरिंग, ये प्रोटीन रिपेयरिंग डीएनए क्रॉस लिंक्स को इनकोड करते हैं, उनमें डिफेक्ट होने के कारण होता है, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी टू कीमोथेरेपेटिक एजेंट होता है, इसमें हमको देखने को क्या मिलता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी देखने को मिलती है कीमोथेरेपेटिक एजेंट से, और इंक्रीज रिस्क ऑफ बोन मैरो फेलियर यानी एप्लेशिया एंड ल्यूकेमिया मिलता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, हो सकता है हमको डिफेक्ट से फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर। तो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर में मेनली कौन से म्यूटेशंस, कौन से जीन के म्यूटेशंस इन्वॉल्व हैं, तो BRCA1 और BRCA2, ठीक है। तो इट लीड्स टू नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग पाथवे, उससे डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम बनेगा, ब्रिज फ्यूजन ब्रेकेज साइकिल होगा, उससे एन्यूप्लॉइडी होगी, हमने देखा था, ठीक है। तो फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर, तो क्या क्या हो गए, 4 सिंड्रोम हुए हमारे इसमें, क्या क्या हुए, इसमें हुआ हमारा ब्लूम सिंड्रोम, एटेक्सिया टेलेंजेक्सिया, फैनकोनी सिंड्रोम एंड फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। देन हमारा फोर्थ आता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम,
ठीक है। अगर इसमें डिफेक्ट होगा तो क्या क्या हो सकता है, इसमें डिफेक्ट के कारण हो सकता है एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड कोलॉन कैंसर, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा एंड कोलॉन कैंसर। ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा क्या आता है, रेगुलेटेड जीनोमिक इंस्टेबिलिटी इन लिम्फोइड सेल्स। ठीक है। तो इस असल में होता क्या है ना, जो हमारे बी और टी सेल्स रहते हैं, इसमें ये जो जैसे रिसेप्टर्स रहते हैं जिनसे ये एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनका डाइवर्सिफिकेशन चलता रहता है। डाइवर्सिफिकेशन यानी ताकि कोई नया अगर एंटीजन आता है तो उसको वो रिकॉग्नाइज कर पाएँ। ठीक है। तो इसमें जो है ये म्यूटेशंस आती रहती हैं उसके जीन में। क्यों आती हैं, तो ताकि नया टाइप का जो है रिसेप्टर बन पाए। ठीक है। तो अगर ये म्यूटेशंस कुछ गलत आई जिनके कारण कि बी सेल या टी सेल का जो है प्रोलिफ्रेशन अनकंट्रोल हो जाएगा, तो वो भी नियोप्लासिया ही कॉज करेगा, है ना, कैंसर कॉज करेगा वो। तो बी सर क्या लिखा है देखते हैं हम, बी एंड टी सेल डाइवर्सिफाई एंटीजन रिसेप्टर जीन्स। तो दे एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं, दे एक्सप्रेस RAG1 एंड RAG2 जीन, है ना, विच कैरी आउट VDJ सेगमेंट रिकॉम्बिनेशन। तो ये VDJ सेगमेंट रिकॉम्बिनेशन से जो है हमारा एंटीजन रिसेप्टर और वो सब उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है। तो परमिटिंग द असेंबली ऑफ फंक्शनल एंटीजन रिसेप्टर जीन्स। ठीक है। बी सेल में क्या होता है, दे एक्सप्रेस AID। AID क्या है, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटोसाइन डी अमाइनेज, एक्टिवेशन इंड्यूस्ड साइटोसाइन डी अमाइनेज, यानी एक्टिवेशन से इंड्यूस होने वाला साइटोसाइन डी अमाइनेज। ठीक है। तो ये क्या कराता है, ये दो चीज़ कराता है, एक तो क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन कराता है और एक सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन कराता है। क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन से क्या होता है, जैसे एक टाइप का एंटीबॉडी है, IgM है या IgD है, तो अलग अलग टाइप में वो कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन से। और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से क्या होता है कि इसकी एफिनिटी बढ़ जाती है, जो हमारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है उस एंटीबॉडी की एंटीजन की एफिनिटी बढ़ती है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से। तो अगर ये गलत होगा, मान लो AID से जो ये म्यूटेशन हो रही है जिसके कारण क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन हो रहा है, अगर ये गलत हो जाता है, मिस टारगेट होता है, मिस, है ना, तो क्या हो सकता है, हमारा DNA ब्रेक्स और न्यूक्लियोटाइड सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, जिससे क्या होगा, अगेन हमारा कैंसर इंड्यूस हो सकता है। ठीक है। देन अगर इसमें एरर होगा इन दोनों प्रोसेस में, किसमें, ये वाले में, हमारा VDJ सेगमेंट के रिकॉम्बिनेशन में या फिर AID जो करा रहा था क्लास स्विच रिकॉम्बिनेशन और सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, तो इससे क्या हो सकता है, अलग अलग एरर आ सकते हैं। एरर में क्या हो सकता है, जैसे कि ट्रांसलोकेशन, म्यूटेशन, ये सब। ठीक है। तो इससे क्या होगा, लिम्फॉइड नियोप्लाज्म होगा। लिम्फॉइड नियोप्लाज्म क्यों, क्योंकि ये लिम्फ सेल्स में ही हो रहा है ना, लिम्फॉइड सेल्स में ही हो रहा है, बी सेल टी सेल में ही हो रहा है, तो इससे यूजुअली जो है लिम्फॉइड नियोप्लाज्म ही डेवलप होते हैं। ठीक है, लिम्फॉइड नियोप्लाज्म। देन कैंसर इनेबलिंग इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इसमें कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है रिलीज ऑफ फैक्टर्स दैट प्रमोट प्रोलिफरेशन। तो हमारा इन्फ्लामेशन में जो है कुछ ऐसे फैक्टर्स का रिलीज होता है जो कि प्रोलिफरेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे कि EGF एंड प्रोटीएसेस दैट डिग्रेड ECM। EGF क्या है, हमारा एंडोथीलियल ग्रोथ फैक्टर, एंड प्रोटीएसेस क्या है, प्रोटीएसेस जो है वो हमारा ECM को के ब्रेकेज में मदद करता है। ECM के डिग्रेडेशन से क्या होगा कि सेल्स जो हैं एक जगह से प्राइमरी साइट से अपने डिसलॉज होकर कहीं और जाके सेटल करके सेकेंडरी ट्यूमर ग्रोथ करा सकते हैं, है ना। तो इन्फ्लामेशन से क्या होता है, ये प्रोलिफरेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, प्रमोट प्रोलिफरेशन कैसे कैसे कर रहा है, तो EGF और प्रोटीएसेस से कर रहा है। ठीक है। देन रिमूवल ऑफ ग्रोथ सप्रेसर। ठीक है। तो इस ये कैसे होता है, ये प्रोटीजेस के थ्रू होता है। प्रोटीजेस आते हैं विच डिग्रेड द एडेजन मॉलिक्यूल्स एंड रिमूव बैरियर टू ग्रोथ, यानी कि एडेजन मॉलिक्यूल्स ही खत्म हो जाएंगे। तो एडेजन मॉलिक्यूल्स क्या फंक्शन करते हैं, एक जोड़ के तो रखते हैं, साथ ही साथ एडेजन मॉलिक्यूल्स क्या फंक्शन करते हैं कि वो कॉन्टैक्ट इनिबिशन कराते हैं। कॉन्टैक्ट इनिबिशन यानी कि जब हमने भी देखा था थोड़े हमारे पिछले वीडियोस में कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन से क्या होता है कि जब सेल जो डेवलप होना चाहिए था, जितना सेल डेवलप होना चाहिए था, जब वो सेल डेवलप हो जाता है, सारे सेल्स आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, तो ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है ना, इसको हम कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बोलते हैं। लेकिन अगर इनका कॉन्टैक्ट हो गया फिर भी ग्रोथ नहीं रुक रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो एडेजन मॉलिक्यूल्स ही खत्म हो जाएंगे जो रेगुलेट कर रहे थे हमारा कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को, तो उससे कोई बैरियर ही नहीं रहेगा ग्रोथ के लिए, और
जो है अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो पाएगी, तो उससे ट्यूमर डेवलपमेंट होगा। ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, इंड्यूस एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस के लिए ये कुछ ऐसे फैक्टर जैसे कि VEGF, ठीक है, ये जो हमारे एंजियोजेनेटिक फैक्टर्स हैं, है ना, उनको इंड्यूस कराता है। ठीक है, कौन, इन्फ्लेमेशन। ठीक है। देन इनहेंस्ड रेजिस्टेंस टू सेल डेथ, रेजिस्टेंस टू सेल डेथ। ठीक है। तो ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेज प्रिवेंट एनोइकिस। एनोइकिस क्या था हमारा, एनोइकिस था जब कोई सेल अपनी एडिशन मॉलिक्यूल, मतलब जब किसी अपने नेबरिंग सेल्स से जो सेल टू सेल लिंकेज है वो टूटती है और वो फ्री होता है, तो ऐसे फ्री सेल्स को हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एपोप्टोसिस हो जाती है उसमें, उसको हम बोलते हैं एनोइकिस। ठीक है। तो ट्यूमर एसोसिएटेड मैक्रोफेज प्रिवेंट एनोइकिस बाय एक्सप्रेसिंग इंटेग्रिन्स। ठीक है, उसकी जगह इंटेग्रिन्स को एक्सप्रेस करेगा और उससे जो है वो सर्वाइवल उसका हो जाएगा। ठीक है, जो सेल फ्री हुआ है। देन स्ट्रोमल सेल कैंसर सेल इंट्रैक्शन इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कीमोथेरेपी। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, एक्टिवेट इन्वेजन एंड मेटास्टेसिस। तो ये इन्वेजन और मेटास्टेसिस कैसे कराएगा, जैसे अभी हमने देखा था कि ये कुछ प्रोटीजेस बनाता है। ठीक है, तो ये प्रोटीजेस क्या कराएंगे, प्रोटीजेस कराएंगे ECM रीमॉडलिंग। प्रोटीजेस जैसे कि हमने पहले देखा था अपने पिछले वीडियो में कि MPO बनता है, सॉरी MMP बनता है ना, तो वो क्या कराता है, ECM का रीमॉडलिंग कराता है ना। देन कुछ फैक्टर जैसे कि TGF बीटा विच प्रमोट EMT। EMT क्या था, एंडोथीलियल सॉरी एपिथीलियल मीजोथेलियनकाइमल ट्रांजिशन, एपिथीलियल मीसेनकाइमल ट्रांजिशन। ठीक है। देन हमारा क्या है, ये सिक्स्थ पॉइंट, इन्वेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। सॉरी यहाँ एक बच गया हमारा, क्या, TNF और EGF। ठीक है, तो इससे क्या कराता है, मोटिलिटी बढ़ाता है। देन सिक्स्थ पॉइंट क्या है हमारा, इवेडिंग इम्यून डिस्ट्रक्शन। तो ये इवेट करता है इम्यून डिस्ट्रक्शन को। ठीक है, कैसे करता है, तो TGF बीटा का रिलीज करवाता है, फेवर रिक्रूटमेंट ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव रेगुलेटरी टी सेल्स और सप्रेस द फंक्शन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, CD8+ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। देन एडवांस कैंसर्स में क्या होता है, अल्टरनेटिव एक्टिवेटेड M2 मैक्रोफेजेस। ठीक है ना, बाय इंटरल्यूकिन 4 एंड 13। तो ये क्या कराते हैं, दे प्रमोट एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्ट प्रोलिफरेशन एंड कोलाजन डिपोजिशन। ठीक है। देन दे एक्सप्रेस इम्यून चेकपॉइंट फैक्टर्स लाइक PD-L1। इम्यून चेकपॉइंट फैक्टर्स, PD-L1 क्या करा रहा था हमारा, PD-L1 जो है ये हमारा MHC से रिकॉग्निशन को इनहिबिट कर रहा था, यानी कि वो उसको जो फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं हमारे जो टी सेल्स, उसको इनहिबिट करा था। जो हमारा पोस्ट स्टिमुलेटरी सिग्नल है वो नहीं मिल पाता, तो वो जो भी एंटीजन रहता है वो सेल्फ की तरह रिकॉग्नाइज होता है और उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो वैसे PD-L1 जैसे चेक पॉइंट फैक्टर्स को, इम्यून चेक पॉइंट फैक्टर्स को ये बढ़ाते हैं, एक्सप्रेस करवाते हैं। ठीक है। देन इन्फ्लेमेटरी साइक्लो ऑक्सीजनेस 2 COX-2 इनहिबिटर्स आर इफेक्टिव इन डिक्रीजिंग द कोलोनिक एडिनोमा। ठीक है, ये पाया गया है कि जो इन्फ्लेमेटरी COX-2 इनहिबिटर्स रहते हैं, है ना, जो इनको मतलब इनहिबिट करते हैं, COX-2 इनहिबिटर्स जो रहते हैं, ठीक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी COX-2 को जो इनहिबिट करते हैं वो इफेक्टिव है वो ड्रग किसमें, कोलोनिक एडिनोमा में। ठीक है, तो ऐसा ड्रग कौन सा, एस्पिरिन जैसे ड्रग्स। ठीक है। देन हमारा आता है डिसरेगुलेशन ऑफ कैंसर एसोसिएटेड जीन्स। तो इसमें दो टाइप के आते हैं, क्रोमोसोमल चेंजेस और एपिजेनेटिक चेंजेस। क्रोमोसोमल चेंजेस में आता है हमारा पहला क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन, है ना, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। तो इस ये मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो एक्टिवेटेड प्रोटोन को जीन्स इन ईदर ऑफ दीज वेज। तो ये क्या करता है, प्रोटोन को जीन्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, कैसे कर सकता है, तो इन दो मेथड से कर सकता है। ठीक है, तो प्रमोटर और इन्हांसर सब्सटीट्यूशन। तो होता क्या है इसमें, ट्रांसलोकेशन में देखो दो चीज़ हो सकती है, या तो कोई प्रोटॉन को जीन ऐसी जगह पर जा कर के ज्वाइन हो जाए जो जिस एरिया का, जिस पार्ट ऑफ जीन का एक्सप्रेशन बहुत हाई हो रहा था, तो उसका ओवर एक्सप्रेशन होगा, जो कि हमारा फर्स्ट है, प्रमोटर इन्हांसर सब्सटीट्यूशन। तो स्वापिंग रेगुलेटरी एलिमेंट्स
ऑफ प्रोटोऑन्कोजीन्स विथ अनदर जीन विच इज़ हाईली एक्सप्रेस। तो ओवर एक्सप्रेशन होगा तुम्हारे प्रोटोऑन्कोजीन का, जिससे कि वो ऑन्कोजीन में जो है हमारा ट्यूमर फॉर्मेशन कराएगा, ट्यूमर इंड्यूस कराएगा, ठीक है। या दूसरा क्या हो सकता है कि एक नया टाइप का ही प्रोटीन बन जाए, जैसे कोई जीन का पार्ट दूसरी जगह जाके सेट जॉइन कर गया, तो अब जो सीक्वेंस बन रहा है ये कुछ नया टाइप का प्रोटीन ही बना दे रहा है, ठीक है, जो कि हमारा सेकेंड है बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन जीन। फ्यूजन जीन क्या कराएगा, कोडिंग सीक्वेंस ऑफ टू जीन्स फ्यूज, दो जीन के कोडिंग सीक्वेंस जो है वो फ्यूज होंगे, तो एक्सप्रेशन ऑफ नोवेल काइमेरिक प्रोटीन विथ ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी। ऐसे प्रोटीन बन सकते हैं जिनकी ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी होगी, तो फिर वो क्या कराएंगे, ट्यूमर डेवलपमेंट करा देंगे। तो एग्जाम्पल क्या है, ओवर एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है हमारा बर्किट्स लिम्फोमा। इसमें ट्रांसलोकेशन कौन सा होता है, 8q24 से 14q32 पे। सिर्फ याद रख लो ट्रांसलोकेशन 814 होता है, ठीक है ना। ट्रांसलोकेशन हमारा जो है 814 होता है, 8 से 14 पे जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलोकेशन क्या करता है, इट रिमूव्स द रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ MYC जीन। तो जो MYC जीन के ऊपर रेगुलेटरी सीक्वेंस था उसको हटा देता है, एंड रिप्लेसेस देम विथ कंट्रोल जीन्स ऑफ IG हैवी चेन्स। हमारा इम्यूनोग्लोबिन तो हमेशा बन रहा है, तो MYC के ऊपर से एक तो रेगुलेटरी सेगमेंट हटा दिया, ठीक है, ऊपर से उसका ओवर एक्सप्रेशन भी करा दे रहा है। तो इससे क्या होता है, हमारा इंक्रीज्ड एक्सप्रेशन ऑफ MYC, ठीक है, MYC का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। MYC का एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो ट्यूमर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन सेकंड एग्जांपल क्या है, न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन का एग्जांपल है ये, क्या है, तो पहला एग्जांपल है इसमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कब बनता है, तो इट फॉर्म्स ड्यू टू द ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम 922। क्रोमोसोम नंबर 9 से जो है क्रोमोसोम नंबर 22 में जब ट्रांसलोकेशन होता है तो उससे BCR-ABL फ्यूजन जीन बनता है। BCR-ABL फ्यूजन जीन को ही हम लोग फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बोलते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, ठीक है। ये क्या करेंगे, BCR-ABL प्रोटीन बनाएंगे विच हैज़ कंस्टिट्यूटिव टायरोकाइनेज एक्टिविटी, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, ठीक है। देन हमारा सेकेंड एग्जाम्पल क्या है न्यू प्रोटीन फॉर्मेशन वाले में, अक्यूट प्रोमाइलोसाइटिक ल्यूकेमिया APML, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 15-17। इसमें क्या कौन सा ट्रांसलोकेशन है, 15-17, इससे PML रारा फ्यूजन जीन बनता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ एनकोड कराता है, एक PML और एक ये रारा, यानी कि रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा, RARA, है ना, रारा। तो ये रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा ये क्या कराता है, तो नॉर्मली इसका क्या फंक्शन है, इट बाइंड्स टू DNA एंड एक्टिवेट्स और प्रमोट्स द ट्रांसक्रिप्शन इन प्रेजेंस ऑफ रेटिनॉइड्स। जब रेटिनॉइड्स होंगे तभी ट्रांसक्रिप्शन को प्रमोट करेगा, DNA से बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन तब प्रमोट करेगा, कब करेगा, जब रेटिनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। लेकिन तो ये जीन्स का ज़रूरत कहाँ पड़ता है, दीज जीन्स आर नीडेड फॉर डिफ्रेंसिएशन ऑफ माइलॉइड प्रोजेनेटर्स इनटू न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो माइलॉइड प्रोजेनेटर्स को न्यूट्रोफिल में डिफ्रेंशिएट होने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है, किसका, रारा का, रेटिनॉइड एसिड रिसेप्टर अल्फा, ठीक है। तो अब जैसे PML रारा ऑन्को प्रोटीन बनता है तो ये क्या कराता है, डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ रेटिनॉइड एफिनिटी, सॉरी, तो ये क्या कराता है, डिक्रीज रेटिनॉइड एफिनिटी कराता है। तो दे डोंट बाइंड इन सिग्निफिकेंट अमाउंट, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट में बाइंड नहीं कर पाता, तो जो है हमारा न्यूट्रोफिल्स नहीं बन पाते, ठीक है। और जब नॉन लिगेंडेड रहता है, इसमें कुछ चीज़ बाइंड नहीं है हमारे RML रारा में, जब कुछ वो नहीं है तो क्या करता है, ये DNA से बाइंड करता है और जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट करना चाहिए था उसकी जगह, इंस्टेड ऑफ एक्टिवेटिंग ट्रांसक्रिप्शन, इट इनहिबिट्स बाय रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर्स। ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर्स का रिक्रूटमेंट करा देता है ये, ठीक है। और जो इसका फंक्शन था ट्रांसक्रिप्शन को एक्टिवेट कराने का, प्रमोट कराने का, वो उसको इनहिबिट कर देता है। तो उससे क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाता है। डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा तो माइलॉइड प्रोजेनेटर्स जो हैं वो उनका एक्यूमुलेशन होता जाएगा। वो एक्यूमुलेट होंगे तो क्या होगा, बोन मैरो में जो बाकी के एलिमेंट्स नॉर्मली बन रहे थे उनका सप्रेशन होगा, ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है इसका, ATRA, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड। ये हम ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देंगे, जैसे देंगे तो इसमें क्या होगा, कन्फर्मेशनल चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिप्रेसर होगा, है ना, और एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होने लगेगा, तो डिफ्रेंसिएशन होने लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये नॉन लिगेंडेड में था ना, देखो जो तुम्हारा रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा है, ठीक है, रिसेप्टर है, इसमें जब रेटिनोइक एसिड जुड़ेगा, है ना,
देखो एक तो वो एफिनिटी उसकी कम कर दिया रेटिनॉइड के जुड़ने की, ठीक है, तो उससे जो है सिग्निफिकेंट अमाउंट में बाइंड नहीं करेगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट में ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दूसरा, अगर रेटिनॉइड मान लो नॉन लिगेंडेड है ये रिसेप्टर, ठीक है, यानी कि उसमें रेटिनॉइड नहीं आके जुड़ा है, तो नहीं आके जुड़ा तो क्या करा रहा है वो, ट्रांसक्रिप्शनल रिप्रेसर्स का रिक्रूटमेंट करा के और ट्रांसक्रिप्शन को इनिबिट कर दे रहा है। तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम रेटिनॉइड्स दे देंगे, रेटिनोइक एसिड देंगे, ऑल ट्रांस रेटिनोइक एसिड देंगे, तो इससे क्या होगा, वो जा करके उसमें बाइंड करेगा रेटिनोइक रिसेप्टर्स में, कौन से, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर अल्फा में जाके बाइंड करेंगे, तो उससे डिफ्रेंसिएशन वापस होने लगेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है डिफ्रेंसिएशन थेरेपी का, ठीक है। देन हमारा सेकंड क्या हो सकता है, डिलीशन हो सकता है। तो डिलीशन क्या होता है कि डिलीशन ऑफ पर्टिकुलर रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम, तो उससे क्या होगा, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हो सकता है, मतलब कोई भी जीन का लॉस हो सकता है, लेकिन कैंसर डेवलपमेंट कब होगा, जब ट्यूमर सप्रेसर जीन का लॉस हो, ठीक है। तो वो जो ग्रोथ को इनहिबिट करते है ना, ऑन्कोजेनिक ग्रोथ को, वो नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम 13q14, ये कौन सा जीन है, रेटिनोब्लास्टोमा जीन, आरबी जीन है ना। आरबी जीन हमने देखा था कि ट्यूमर सप्रेसर जीन था, ठीक है। तो इससे अगर ये इसका डिलीशन होगा तो क्या होगा, रेटिनोब्लास्टोमा होगा। और दूसरा एग्जांपल क्या है, थर्ड क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म जो है उसका डिलीशन हो, तो ये कौन सा जीन है, वीएचएल जीन है, तो ये रेनल सेल कार्सिनोमा कराएगा। नॉट ऑल डिलीशंस लीड टू लॉस ऑफ फंक्शन, rather some activates oncogenes by mechanism सेम एज ट्रांसलोकेशंस। तो ऐसा नहीं कि हमेशा ट्यूमर डेवलपमेंट तभी हो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन का डिलीशन हो, वो क्या हो सकता है कि डिलीशन से हमारा कुछ ऑन्कोजीन्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो स्मॉल डिलीशन, तो इसका एग्जांपल क्या है, स्मॉल डिलीशंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर 1 juxtaposes द टाल 1 विथ नियर बाय एक्टिव प्रमोटर्स। तो इससे टी सेल, टाल 1 क्या है, टी सेल एक्टिवेटिंग ल्यूकेमिया होता है, और क्या होता है, टी सेल लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ठीक है। देन जीन एम्पलीफिकेशन आता है। जीन एम्पलीफिकेशन यानी क्या होता है, कि एक ही जो सीक्वेंस था जीन का, वो बार बार उसका सेम का क्या हो जाए, रीडुप्लीकेशन हो जाए, कॉपी हो जाए, और वहीं पर वो ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स में वो जीन प्रेजेंट हो। तो उससे क्या होगा, जब भी ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो ओवर एक्सप्रेशन होगा जो भी जीन का एम्पलीफिकेशन हुआ था। तो इसमें मेनली दो पैटर्न देखे जाते हैं, क्या क्या, तो पहला पैटर्न है हमारा डबल माइन्यूट्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल मल्टीपल स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या पैटर्न है, वो है होमोजेनस स्टेनिंग का, स्टेनिंग रीजन्स, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं किसमें, क्रोमोसोम में, ठीक है। जब एम्पलीफिकेशन होगा किसी जीन का, ठीक है, और वो कहीं और किसी और जीन किसी और एरिया में जाके वो ऐड हो गया, ठीक है, कहीं ज्वाइन कर लिया क्रोमोसोम को, तो जैसे नॉर्मली डार्क लाइट बैंड्स जो थे वो डिसरप्ट हो जाएंगे, क्योंकि रीडुप्लीकेशन था, तो सेम रीजन बनेगा। जैसे मान लो डार्क रीजन का एम्प्लीकेशन हुआ था, तो पूरा डार्क का काफ़ी बड़ा सा रीजन बनेगा, तो वो क्या होगा, एक जैसा स्टेन होगा, यानी कि होमोजेनस स्टेन होगा। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं होमोजेनस स्टेनिंग रीजन्स, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, NMYC, ये न्यूरोब्लास्टोमा कराएगा, और ERBB2, इससे क्या होता है, HER2 रिसेप्टर बनते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर कराते हैं, ठीक है। देन है हमारा कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स, तो क्रोमोथ्रिप्सिस, इससे मैनी क्रोमोसोम ब्रेक्स इन सिंगल और मल्टीपल क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोथ्रिप्सिस क्या होता है, क्रोमोथ्रिप्सिस क्रोमोथ्रिप्सिस यानी कि मैनी क्रोमोसोम ब्रेक इन सिंगल और मल्टीपल क्रोमोसोम, जिससे DNA रिपेयर सिस्टम एक्टिवेट होता है, ठीक है। स्टिचिंग इन हैफाजार्ड फैशन, क्योंकि ब्रेक जो है वो बहुत ज़्यादा सारे ब्रेकेज हो गए उसमें, यानी कि बहुत छोटे छोटे पीसेज में वो ब्रेक हुआ है। तो क्या होता है कि अब उसको तो नहीं पता ना ये किस सीक्वेंस में इसको ज्वाइन करना है, तो वो कैसे भी ज्वाइन हो जाते हैं, हैफाजार्ड फैशन में ज्वाइनिंग होता है। तो उससे क्या होता है, मल्टीपल कैंसर जीन्स में म्यूटेट साइमल्टेनियसली, तो बहुत सारे जीन्स जो हैं वो एक साथ म्यूटेशन उसमें हो सकते हैं, एक साथ म्यूटेशंस का डेवलपमेंट हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, क्रोमोसोमल चेंजेस देख लिया, अब हमारा बचता है एपिजेनेटिक चेंजेस, ठीक है।
तो हम एपिजेनेटिक चेंजेस देखते हैं। तो क्या हो सकता है इसमें एपिजेनेटिक चेंजेस में, एक हो सकता है हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन। ठीक है, तो हिस्टोन मॉडिफिकेशन में क्या होता है, हिस्टोन मॉडिफिकेशन बाय एंजाइम एसोसिएटेड विथ क्रोमैटिन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स, और डीएनए मिथाइलेशन बाय मिथाइल ट्रांसफरेजेस और अदर मॉडिफिकेशन रेगुलेटिंग हायर ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डीएनए। यानी कि एपिजेनेटिक चेंजेस होता क्या है, तो ये मेनली दो होते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशन और डीएनए मिथाइलेशन। तो एपिजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं, जो हायर ऑर्डर ऑफ डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन है, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाना। ठीक है, तो ये कैसे हो सकते हैं, हिस्टोन मॉडिफिकेशन हो सकता है, फिर डीएनए मिथाइलेशन हो सकता है। कौन कौन कराते हैं हमने देखा। ठीक है, जैसे कि मिथाइल ट्रांसफरेजेस एंड क्रोमैटिन रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तभी इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है साइलेंसिंग ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन बाय हाइपर मिथाइलेशन। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, साइलेंसिंग ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन हो रहा है। only one allele is silenced by this mechanism, another one by other mechanism। इससे सिर्फ एक ही allele usually साइलेंस होती है। तो हाइपर मिथाइलेशन ऑफ, जैसे कि एग्जांपल है हाइपर मिथाइलेशन ऑफ सी डी के एंड 2A, तो इससे क्या होगा P14 और ARF एंड P16 और इंक 4A का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, तो P14 से क्या होगा, दे इन्हांस P53 फंक्शन, एंड P16 इंक 4A से क्या होगा, इन्हांस आरबी एक्टिविटी। तो देखो हाइपर मिथाइलेशन से क्या हो रहा है, साइलेंसिंग हो रही है। तो जो किसकी साइलेंसिंग हो रही है यहाँ पर, सी डी के एन के 2A से हो रही है, की हो रही है सॉरी। ठीक है, तो ये जो जीन है सी डी के एन 2A, ये जीन क्या करा रहा था, P14 और P16 का एक्टिवेशन करा रहा था, इससे P53 और आरबी जीन का एक्टिवेशन और उनका फंक्शन बढ़ रहा था। तो अभी इसकी साइलेंसिंग हो गई। अब साइलेंसिंग हो गई तो क्या होगा, P53 का फंक्शन नहीं बढ़ेगा और आरबी जीन का एक्टिवेशन नहीं होगा, यानी ट्यूमर सप्रेसर जीन का एक्टिवेशन और उसका फंक्शन जो है कम हो रहा है, तो ट्यूमर डेवलपमेंट कराएगा ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या आता है, ग्लोबल चेंजेस इन डीएनए मिथाइलेशन। इससे क्या होगा, अल्टर्ड एक्सप्रेशन ऑफ मल्टीपल जीन्स, मल्टीपल जीन्स का एक्सप्रेशन जो है अल्टर कर सकता है, क्या किससे, ग्लोबल चेंजेस हो सकते हैं, यानी कि पूरे के पूरे डीएनए में ये चेंज आ गया। जिसका क्या एग्जांपल है, AML, अक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट क्या है, चेंजेस इन हिस्टोन्स। तो चेंजेस इन हिस्टोन में क्या होता है, लाइनेज स्पेसिफिसिटी ऑफ सर्टेन ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स हैव एपिजेनेटिक बेसिस। एग्जांपल, आरबी इन रेटिनोब्लास्टोमा, BHL इन रेनल सेल कार्सिनोमा, है ना। नॉच 1 ट्यूमर सप्रेसर जो है वो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन एंड ऑन्कोजीन। देखो नॉच 1 जो है वो दो तरीके से एक्ट करता है, एक तो ट्यूमर सप्रेसर जीन हो सकता है, वो किस कैंसर के लिए, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन, और ऑन्कोजीन हो सकता है हमारा टी सेल ALL के लिए, एक्यूट ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ जीन्स और कुछ ट्यूमर सप्रेसर और कुछ ऑन्कोजीन्स रहते हैं जो कुछ एक स्पेसिफिक कैंसर ही करते हैं। जैसे हमारा MYC है, MYC का एक्टिवेशन तो काफ़ी सारे कैंसर्स में इन्वॉल्व रहता है, काफ़ी सारे कैंसर्स में मिलता है हमको, है ना। लेकिन जो है कुछ जीन जैसे कि आरबी जीन क्या कराएगा, तो ये यूजुअली रेटिनोब्लास्टोमा कराता है। BHL जीन ये क्या कराता है, रीनल सेल कार्सिनोमा कराता है, यानी कि एक जीन जो है वो एक ही कार्सिनोमा के साथ एसोसिएटेड है ना। तो लाइनेज स्पेसिफिसिटी है इसमें, क्या है इसमें, लाइनेज स्पेसिफिसिटी है किसकी, ऑन्कोजीन्स एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ठीक है ठीक है। और तो हमारा नॉच 1 जो है, नॉच 1 दो जीन्स की तरह एक्ट कर सकता है, एक तो ट्यूमर सप्रेसर की तरह एक्ट कर सकता है और ऑन्कोजीन की तरह भी एक्ट कर सकता है। ट्यूमर सप्रेसर की तरह कौन से कैंसर के लिए करेगा, तो स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ स्किन के लिए करेगा, और ऑन्कोजीन की तरह टी सेल ALL में करेगा। ठीक है, देन एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। इसका ये बहुत अच्छा वो रहता है, फ़ायदा रहता है इसका। ठीक है, कि अच्छी बात रहती है कि रिवर्सिबल होती हैं। तो रिवर्सिबल होती हैं तो थेराप्यूटिक टारगेट मतलब उसके अगे उसके उसको टारगेट लेके थेरेपीज होती हैं जिनसे उनको रिवर्स किया जा सकता है। तो रिवर्स कर लेंगे तो हमारा जो ट्यूमर का ग्रोथ है वो रुक जाएगा, है ना। देन हमारा आता है नॉन कोडिंग RNAs एंड कैंसर। तो हमारे कुछ नॉन कोडिंग RNA रहते हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रो RNA। तो क्या होता है, माइक्रो RNA पार्टिसिपेट इन कार्सिनोजेनेसिस एंड बाय रेगुलेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कोडिंग कैंसर एसोसिएटेड जीन्स। ठीक है, तो माइक्रो RNA कैसे पार्ट लेते हैं कार्सिनोजेनेसिस में,
बाय रेगुलेटिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स जो ऐसे प्रोटीन्स कोड कर रहे हैं जिनसे कि कैंसर हो रहा है, ठीक है। तो माइक्रो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड अप्रॉक्सीमेटली 22 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ होते हैं ये, ठीक है। देन दे मीडिएट सीक्वेंस स्पेसिफिक इनहिबिशन ऑफ mRNA, यानी कि सीक्वेंस स्पेसिफिक, कुछ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के लिए ही एक माइक्रो आरएनए उसको इनहिबिशन कराएगा, किसका, mRNA का, ठीक है। mRNA का से ही तो ट्रांसलेशन होकर हमारे प्रोटीन्स बनते हैं ना, और कुछ अगर डिफेक्टिव प्रोटीन हो तो वो कार्सिनोजेनेसिस करा सकते हैं। तो कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस को जब वो रिकॉग्नाइज करते हैं तो उनका इनहिबिशन कराते हैं, ठीक है। किस में ये सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो mRNA पे, ठीक है। देन एल्टर्ड माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन से क्या होता है, बाय एम्प्लीफिकेशन और डिलीशन ऑफ माइक्रो आरएनए लोकाई, ठीक है। कैसे हो सकता है, तो माइक्रो आरएनए का एल्टर्ड एक्सप्रेशन बाय एम्प्लीफिकेशन और डिलीशन ऑफ माइक्रो आरएनए लोकाई, उनका लोकस का अगर एम्प्लीफिकेशन या फिर डिलीशन होता है तो उसमें माइक्रो आरएनए का एक्सप्रेशन एल्टर होता है। तो ट्यूमर सप्रेसिंग माइक्रो आरएनए का कुछ एग्जांपल क्या क्या है, जैसे कि माइक्रो आरएनए 15 एंड 16, ठीक है। तो इनका डिलीशन से क्या होता है, CLL यानी क्रॉनिक ल्यूकोसाइटिक ल्यूकेमिया। अभी कुछ ट्यूमर ग्रोथ प्रमोटिंग माइक्रो आरएनए का एग्जांपल क्या है, माइक्रो आरएनए 155, ये क्या करता है, इंक्रीज इन ह्यूमन बी सेल लिम्फोमा, ठीक है। तो इन ग्रेटर देन 60% ऑफ जीनोम ट्रांसक्राइब इनटू आरएनए, मोस्ट ऑफ विच हैव रेगुलेटरी फंक्शन। कैंसर रिजल्ट्स फ्रॉम स्टेप वाइज एकुमुलेशन ऑफ मल्टीपल म्यूटेशंस, ये हमने पहले भी देखा है। मल्टीपल म्यूटेशंस के स्टेप वाइज एकुमुलेशन से ही होता है ताकि वो एक एक करके सारे हॉलमार्क्स को एक्वायर करने में मदद करें, और जब डिसमिनेशन होगा, जब मेटास्टेसिस होगा, तब भी ये मदद करते हैं, अगर तब जाके कैंसर रिजल्ट होता है। एक म्यूटेशन से एक इसी को हम ड्राइवर म्यूटेशन बोलते हैं ना, एक करके ड्राइवर म्यूटेशन आती जाती हैं जिनसे वो सपोर्ट करता है ट्यूमर डेवलपमेंट, और जब फिर उसके बाद कुछ फैक्टर के कारण ट्यूमर का डेवलपमेंट अरेस्ट, ट्यूमर का ग्रोथ अरेस्ट हो जाता है, फिर कुछ म्यूटेशन मान लो आती है तो वो उसको और प्रमोट करेगी। इस टाइप से जो है ट्यूमर डेवलपमेंट जो है वो मल्टीपल म्यूटेशन के एक्यूमुलेशन के बाद ही हो पाता है, एक सिंगल म्यूटेशन जो है नहीं करवा पाती है कैंसर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पढ़ेंगे, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने बैचमेट के साथ शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, आपको अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।